हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आई एम फ्रॉम द अलायंस आईएएस एकेडमी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही था, हमारे रिवीजन की सीरीज़ जो चल रही थी करंट अफेयर की थ्रू एमसीक्यूज़, उसी में आपका आज का थर्ड पार्ट है। आज हम इसमें सेम चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारी क्लासेस में हो चुकी है। तो इसमें भी आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है और इसमें आपको पहले क्वेश्चन देखना है, फिर पॉज लेना है और फिर उसमें नीचे कमेंट करके देखना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो आज का चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका ट्रू नेट के बारे में। रिसेंटली ट्रू नेट हैज़ बीन इन न्यूज़। ट्रू नेट किस बारे में न्यूज़ में था, ये क्या है? आपको ट्रू नेट के बारे में 4 स्टेटमेंट दी है, उनके बारे में देखना है कि ट्रू नेट इनमें से किस चीज़ के लिए चलाया गया था या इनमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है ट्रू नेट के बारे में। तो पहला जो स्टेटमेंट है, इट इज़ अ इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेटवर्क कनेक्शन टू द रूरल एरियाज़। यानी कि एक इनिशिएटिव है जिसमें कि गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी, नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करेगी रूरल एरियाज़ को। दूसरा ये इनिशिएटिव है ताकि जो हमारा डाटा जो क्लाउड स्टोरेज में स्टोर होता था बाहर से, इंडिया के बाहर, उसको हम इंडिया में स्टोर कर सके। टू स्टोर डाटा इन द क्लाउड स्टोरेज इन इंडिया टू कंसर्न द प्राइवेसी इशू। इट इज़ रिसेंटली इवॉल्व डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द टीबी। यानी कि सब अभी रिसेंटली एक डायग्नोस्टिक टेस्ट इवॉल्व हुआ है टीबी के लिए। क्या ये टीबी के लिए इवॉल्व हुआ है? आखिरी आपका नन ऑफ दी अबव। तो देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर सही है आपका। इनमें से जो आंसर है वो है आपका सी, यानी कि ये क्या है, एक तरह की डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि टीबी के लिए इवॉल्व हुई है। तो इसमें थोड़े से इसके एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें इंपॉर्टेंटली पढ़नी है। WHO उसने अभी अभी एंडोर्स किया है ट्रू नेट को, जो कि एक इंडिजिनियस मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टूल है फॉर ट्यूबरक्लोसिस। यानी कि WHO ने भी इसे रिकॉग्नाइज कर दिया है। ये कहाँ पे डेवलप हुई थी? गोवा बेस्ड मोबिलो डायग्नोस्टिक्स में डेवलप हुई थी। ये वर्क कौन से प्रिंसिपल पे करती है? ये PCR प्रिंसिपल है, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर मेरा थोड़ा सा साइंस एंड टेक का लेक्चर हुआ तो मैं चाहूँगा कि मैं PCR आप लोगों को समझाऊँ, क्योंकि आप लोग आज कल भी बहुत सुन रहे होंगे RT-PCR, जो कि आपका कोविड-19 में भी यूज़ होता है। तो ऐसी कुछ टर्म्स होती हैं, ये DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, PCR, वेक्टर, इन सब को थोड़ा सा अगर आप लोग चाहते हैं तो सर्च कर लीजिएगा खुद के तौर पे। और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको इसके रेलेवेंट डाटा प्रोवाइड कर दूंगा। तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये होपफुली आपके पेपर में अब की बार पूछे जा सकते हैं। तो ये किस बेसिस पे वर्क करता है? PCR पे बेस्ड टेस्ट है बाय असेसिंग जीन्स प्रेजेंस। यानी कि उन जीन जो कि प्रेजेंट होते हैं टीबी बैक्टीरिया के, उनको डिटेक्ट करता है किसी की बॉडी में। ना ही ये सिर्फ उन्हें डिटेक्ट करता है बैक्टीरिया के, बट ऑल्सो डिटेक्ट ड्रग रेजिस्टेंस। यानी कि पहली बात, एक तो ये आपको बैक्टीरिया बताएगा कि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया है या नहीं है। दूसरा, ये एक और चीज़ आपके बारे में बताएगी कि क्या आप अगर कोई दवाई ले रहे हो उसके खिलाफ आपको कोई रेजिस्टेंस है या नहीं है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे चल के बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेती है। तो बाकी पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें पहले ट्यूबरक्लोसिस के बारे में थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है? ट्यूबरक्लोसिस एक जनरली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये याद रख लेगा कौन सा बैक्टीरियल, कौन वायरल इन्फेक्शन होता है, कौन प्रोटोजोआ से होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। ये होती है किसके द्वारा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के वजह से होती है। और ये किसको अफेक्ट करती है? आपके लंग्स को अफेक्ट करती है और उसके बाद ये धीरे धीरे बाकी पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकती है। दो तरह के आपके ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, एक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। आप इससे ज़्यादा डिफरेंशिएशन में जाना मत, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। बस इतना जान लीजिए, दो तरह के ट्यूबरक्लोसिस होते हैं। फिर अब बात करते हैं एक जो इसमें एक्स्ट्रा आगे जाके ट्यूबरक्लोसिस जो बड़ी बीमारी बन जाता है, जो बहुत प्रॉब्लम की बात है, वो है ड्रग रेजिलिएंट या ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। इसमें क्या होता है? सबसे पहले जब आपको टीबी होता है तो आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की मेडिसिन दी जाती है। जब आप उनको लेते हैं तो कई बार क्या होता है, जब हम रेगुलरली एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम उन एंटीबायोटिक्स के तरफ अडेप्ट हो जाता है। यानी कि अब उसके बाद अगर कोई नई एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में आती भी है, फिर भी हमारा जो बॉडी होती है वो उस तरीके से वर्क नहीं करता जैसे उसको फर्स्ट इंस्टेंस में करना चाहिए था। तो क्या होता है कि आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि जो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स होते हैं, वो आपके में वर्क नहीं करते। तो उसी वजह से हम जब ये टीबी होता है, ये क्या बन जाता है? आपका ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बन जाता है। तो ये तो होगी फर्स्ट की बात। उसके बाद जब आपकी बॉडी सेकेंड लाइन ऑफ टीबी जो दवाइयाँ होती हैं या सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है,
उससे भी आप रिएक्ट नहीं करता, तब जाके वो बन जाता है आपका एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिलिएंट टीबी, जो कि बहुत हार्मफुल डिसीज़ है। तो मैं इसमें आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप इसमें ढूंढ के लिखेगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन सी दवाई आती है टीबी के लिए, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली एक दवाई भी इवॉल्व हुई थी टीबी के लिए जिसके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो उसे भी सर्च जरूर मारिएगा। तो इसमें थोड़ा सा स्टेटस देख लेते हैं कि टीबी का इंडिया में क्या स्टेटस है या किस तरीके से टीबी इंडिया में अफेक्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2019, इंडिया हैज़ 26.9 लाख टीबी पेशेंट इन 2018। सेकंड जो इसमें है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन 2017 टू 2025, हम क्या करना चाहते हैं, टीबी को पूरी तरह से एलिमिनेट करना चाहते हैं। इसमें एक स्लोगन भी दिया गया था, टीबी हारेगा देश जीतेगा नाम का। इसमें जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक और जो वर्क है घर में करने के लिए, क्योंकि आजकल आप सब लोग घर में ही हैं तो आप लोग कर भी सकते हैं। इसमें एक था आपका निश्चय, यानी कि निश्चय के बारे में आपको पता लगाना है कि क्या होता है, निश्चय किस मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है या उसमें कौन कौन सी वर्किंग है, सारी चीज़ें आपको पता लगानी है और किस चीज़ से रिलेटेड है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये आपका है टीबी से ही रिलेटेड है, तो आपको अब थोड़ा सा हिंट तो मिल गया होगा, तो आप इसमें थोड़ा सा सर्च मार लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या पता चला निश्चय के बारे में। थोड़ा सा आप लोग अगर इसमें थोड़ा इंक्लूसिव रह के इनको लेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए आज के अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका स्टैगफ्लेशन के बारे में। स्टैगफ्लेशन एक इकोनॉमिक सिचुएशन होता है, एक सिनेरियो होता है जो बन जाता है कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर। तो आपको वही बताना है कि स्टैगफ्लेशन होता क्या है। तो पहला जो इसमें स्टेटमेंट है, इट इज़ अ सिनेरियो इन एन इकोनॉमी वेयर इकोनॉमी फेसेस लो इन्फ्लेशन एंड हाई ग्रोथ, यानी कि आपका जो इन्फ्लेशन होगा वो बहुत लो होगा और आपकी ग्रोथ जो होगी वो बहुत हाई होगी। दूसरा, अ सिनेरियो इन एन इकोनॉमी वेयर इट फेसेस बोथ हाई इन्फ्लेशन एंड लो ग्रोथ, यानी कि इन्फ्लेशन आपका हाई होगा और जो आपकी ग्रोथ होगी वो आपकी लो होगी। तीसरा इसमें, इट इज़ अ सिनेरियो इन एन इकोनॉमी वेयर बोथ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ आर हाई, यानी कि इन्फ्लेशन भी आपका ज़्यादा होगा और ग्रोथ भी आपका उसके मुकाबले ज़्यादा ही होगी। जो आपका आखिरी ऑप्शन है वो है सिचुएशन इन एन इकोनॉमी विद लो इन्फ्लेशन एंड हाई एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इन्फ्लेशन आपका लो होगा वेयर एज जो आपका एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है वो आपकी हाई होगी। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि ये एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, साथ ही साथ जो आपकी ग्रोथ होगी वो बहुत कम होगी। अब इसमें थोड़ा सा लिंक लगा लेते हैं कि कई लोगों को कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नहीं है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि आपकी इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, उसके साथ आपकी ग्रोथ कम होती है और साथ ही साथ में आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट की दर होती है वो बहुत कम हो जाती है। इन दोनों को थोड़ा सा सोच के थोड़ा सा ध्यान से इनको एक बार दोबारा अगर नहीं समझ आए तो एक बार दोबारा इसको बैक करके वीडियो को दोबारा देखिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि ये पॉइंट समझना जरूरी है, क्योंकि स्टैगफ्लेशन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टैगफ्लेशन रिफर टू एन इकोनॉमी दैट इज एक्सपीरियंसिंग अ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन एंड स्टैग्नेशन ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट, ये जो है इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है। स्टैगफ्लेशन सबसे पहले 1970 में रिकॉग्नाइज हुआ था। इससे पहले जो एक चीज़ होती थी उसे हम बोलते थे फिलिप कर्व, जो कि बहुत फेमस था, फिलिप कर्व। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, इसके बारे में स्लाइड है, लेकिन थोड़ा स्टैगफ्लेशन को समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कई बार कुछ इकोनॉमिक्स अनुमान लगाते हैं कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यानी कि ये किस वजह से बढ़ रहा होगा, कि डिमांड की वजह से, कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो इन कंपैरिजन टू कि मनी सप्लाई भी ज़्यादा है, और अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है आपका तो यानी कि ग्रोथ ज़्यादा है आपकी और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो ये क्या होता था, एक नॉर्मल सिनेरियो होता था 1970 से पहले। लेकिन क्या हुआ 1970s में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज हुए जिसकी वजह से कि इन्फ्लेशन तो आपका बढ़ा, लेकिन इन कंपैरिजन टू आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा और ग्रोथ क्या हो गई, डाउन होगी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं फिलिप कर्व, जिसके बारे में फिलिप कर्व स्टेट दैट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एक इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। यहाँ पे मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे ग्राफ में देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे इसके जो वाई एक्सिस में आपका इन्फ्लेशन की दर दिखाई जा रही है, दूसरा आपका एक्स एक्सिस में आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो आप ए पोजीशन में देखिएगा कि इन्फ्लेशन आपका अभी कम है तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ज़्यादा है। जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है, कम होती जा रही है। देखिए
जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है। तो आई होप आप फ्लिप कर समझ गए होंगे। उसी तरीके से अगर आपको पता लगाना है कि स्टैगफ्लेशन को मैं कैसे बोल रहा हूँ कि इस समय हमारी इकोनॉमी में दिख रहा है, तो ये है आपका CPI, जिसमें कि हम इन्फ्लेशन को नापते हैं। ये कितना था आपका 7.35। दूसरा आपका जो ये आपका ब्लू कलर में जो लाइन आ रही है, ये है आपकी GDP या GDP, जो कि आपकी है 4.50। तो इसी से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आपकी ग्रोथ क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी में जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका इरावदी डॉल्फिन के बारे में। इसमें आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इरावदी डॉल्फिन के रिलेटेड। तो पहली जो आपकी स्टेटमेंट है, इरावदी डॉल्फिन आर यूरोहेलाइन स्पीसीज एंड आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। दूसरी जो इसमें स्टेटमेंट है, इट इज़ लिस्टेड एज वल्नरेबल इन द IUCN लिस्ट, यानी कि वल्नरेबल इसका स्टेटस है। तो इनमें से देखते हैं आपका कौन सा आंसर सही है। जो इसमें आंसर है वो है आपका बोथ, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है। इनमें गलत किसकी जगह पे, पहली बात तो जब मैं यहाँ पे यूरोहेलाइन की बात कर रहा हूँ, यूरोहेलाइन का खुद लिटरल मतलब ही यही होता है कि वो क्या होते हैं, सॉल्ट वाटर, यानी कि हेलाइन जगह में रहते हैं। तो ये तो पहले बात गलत हो गया, यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं होगा। दूसरा, इसका जो IUCN में स्टेटस है वो है आपका एंडेंजर्ड। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसका जो स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड, और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, आपकी सॉल्ट वाटर लेक में। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों था, ड्यूरिंग द डॉल्फिन सेंसस, चिल्का लेक में डॉल्फिन सेंसस हुआ था। इस सेंसस जो कराया गया था, पहली बार ऐसा हुआ था कि हाइड्रोफोन मॉनिटरिंग टेक्निक यूज़ की गई थी। इसमें क्या होता है, एक माइक्रोफोन आपका पानी में डाल दिया जाता है, जिससे कि आप अंडर वाटर जो भी चीज़ें हैं उनकी साउंड वेव्स को सुनते हो। और आपको जैसे कि पता ही है कि डॉल्फिन खुद सोनिक वेव्स के थ्रू ट्रैवल करती है। तो थोड़ा सा और जानते हैं इरावदी डॉल्फिन के बारे में। दे आर फाउंड इन द कोस्टल एरियाज इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, और 3 नदियों में पाई जाती है। उन 3 नदियों का नाम आपको इंपॉर्टेंटली याद करना है। पहला है इरावदी, जो कि खुद जिसके नाम पे इस डॉल्फिन का नाम रखा गया है। दूसरा महाकाम, इंडोनेशिया बोर्नियो में जो पाई जाती है। तीसरा मेकोंग। मेकोंग से आपको कई सारी चीज़ें भी याद आ रही होंगी, तो आप लोग कमेंट करेगा कि मेकोंग आपने कहाँ पे पढ़ा था। और मेकोंग से रिलेटेड एक कॉपरेशन भी है जो कि बनाई गई थी, जिसमें आपको पता करना है कि कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। 6, थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें 6 सदस्यों का ये एक कॉपरेशन है, उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। जो इसमें मैंने बता ही चुका था कि ये क्या है, एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। द पॉपुलेशन ऑफ द एक्वेटिक एनिमल इन द वर्ल्ड इज एस्टिमेटेड टू बी लेस देन 7,500। और डॉल्फिन डिस्ट्रीब्यूशन इन चिल्का लेक इज कंसिडर्ड टू बी हाईएस्ट सिंगल लगून पॉपुलेशन, यानी कि एक सिंगल लगून में सबसे ज़्यादा जो आपकी डॉल्फिन की पॉपुलेशन है वो इसी जगह पाई जाती है। इसमें थोड़ा सा चिल्का लेक के बारे में ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चिल्का लेक क्यों फेमस है या किस चीज़ की वजह से फेमस है, तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड। पिछली बार मैंने आपसे एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, पेमेंट बैंक से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, पेमेंट्स बैंक हो गया। लास्ट टाइम कई बच्चों की क्वेरी भी थी कि जो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका जो मिनिमम कैपिटल है, मैंने भी इसमें कई सारी जगह देखा कि अभी जो अमेंडमेंट है उसको किया गया था और उसमें 200 करोड़ रुपए की मिनिमम कैपिटल थी जो कि मांगी जाती है। तो इसमें देखते हैं, पेमेंट्स बैंक आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट मिनिमम 75% ऑफ इट्स डिमांड डिपॉजिट, यानी कि डिमांड डिपॉजिट बैलेंस इन SLR, यानी कि जो भी उनका डिमांड डिपॉजिट होगा उसको 75% उनको कम से कम SLR में रखना होगा। दूसरा स्टेटमेंट, दे डोंट हैव टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो विद द RBI, जो आपका CRR है जो हर बैंक मेंटेन करके रखता है उसको उन्हें मेंटेन नहीं करना होगा। तो देखिएगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, चूज द करेक्ट वन। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है ओनली वन, यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट का 75% उनको कहाँ SLR में इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। दूसरा जो स्टेटमेंट था उसमें क्या था कि उनको रखना पड़ता है CRR मेंटेन करके, उन्हें ये सही पॉइंट है कि उन्हें रखना पड़ता है। पेमेंट्स बैंक, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप पेमेंट्स बैंक विल बी फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये मेनली फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए होते हैं। दूसरा इसमें जो मेन पॉइंट है, दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट एंड इनिशियली रेस्ट्रिक्टेड टू होल्ड मैक्सिमम बैलेंस ऑफ 1 लाख पर इंडिविजुअल कस्टमर। याद रखिएगा कि 1 लाख पर इंडिविजुअल कस्टमर, यानी कि 1 लाख से ऊपर आप उन अकाउंटों में नहीं डाल सकते। दे कैन नॉट टेक लैंडिंग एक्टिविटीज़, यानी कि वो लैंड नहीं कर सकते, लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते। दूसरा, उनको CRR मेंटेन बिल्कुल करना पड़ता है। चौथा इसमें जो पॉइंट है,
इट इज़ रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट 75% ऑफ डिमांड डिपॉजिट, जो आपके क्वेश्चन में था ही। 5 वजह इसमें पॉइंट है, इट शुड मेंटेन मैक्सिमम 25% इन करंट एंड टाइम फिक्स डिपॉजिट विद अदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक फॉर ऑपरेशनल पर्पज एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट, यानी कि उन्हें क्या करना पड़ता है 25% करंट और फिक्स्ड या टाइम डिपॉजिट में रखने पड़ते हैं दूसरे कमर्शियल बैंक्स में। तो यानी कि 75% तो आपका किस में हो गया, SLR में, और जो 25% हो गया वो आपका किस में हो गया, टाइम डिपॉजिट विद दूसरे बैंक्स। दे कैन इशू ATM डेबिट कार्ड, हाउएवर दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड। इन दोनों में फ़र्क समझिएगा, डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में खुद पढ़ लीजिएगा। द मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर पेमेंट बैक शैल बी 100 करोड़, यानी कि इसमें होता है 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट। आगे चलते हैं, आपका जो 5वां क्वेश्चन है वो है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। ये क्या है, ये इंडिया का पहला सोवरेन वेल्थ फंड है, क्या पहला ऐसा फंड है। दूसरा, इट इज़ रजिस्टर्ड विद RBI एज अ कैटेगरी सेकेंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो इसका आंसर करिएगा, देखते हैं आप लोगों का आंसर सही है या नहीं। इसका जो आंसर है वो है आपका A ओनली, यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्यों या किस वजह से उसमें गड़बड़ी है। तो पहले NIIF के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये इंडिया का पहला सोवरेन वेल्थ फंड है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया था 2015 में। NIIF इज़ अ ट्रस्ट दैट रेज डेब्ट टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। वो फाइनेंशियल कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए इक्विटी रेज करने का काम NIIF करता है। इट एक्ट्स एज अ बैंकर बैंक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, यानी कि बैंकर्स बैंक की तरह वर्क करता है। इट प्रोवाइड इक्विटी सपोर्ट टू NBFC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे चलते हैं, इट वाज कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड अंडर सेबी, ये RBI के अंडर नहीं, सेबी के अंडर इसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का एक दर्जा मिला है। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, 3 तरीके के फंड होते हैं। पहला होता है मास्टर फंड, दूसरा होता है फंड ऑफ फंड, तीसरा होता है स्ट्रेटेजिक फंड। तो पहला जो होता है मास्टर फंड, मास्टर फंड क्या होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना, यानी कि जैसे कि आपका रोड हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, पावर प्लांट, इनमें इन्वेस्ट करने वाले को हम क्या बोलेंगे, मास्टर फंड। दूसरा हो गया फंड ऑफ फंड में क्या होता है कि कुछ फंड होते हैं जो मैनेजर द्वारा, यानी कि फंड मैनेजर द्वारा देखे जाते हैं, उन फंड को रिकैपिटलाइज, यानी कि उन फंड्स में पैसा डालने का काम कौन करेगा, फंड ऑफ फंड के थ्रू होगा। तीसरा होता है आपका स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है जो स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनमें ये क्या करना होता है, इसको इन्वेस्ट करना होता है। स्ट्रेटेजिक फंड विल फोकस ऑन द ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट इन द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, यानी कि जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होते हैं उनमें जो इन्वेस्ट करेगा वो होता है आपका स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका हेरा के बारे में। व्हाट इज हेरा, HERA। पहला स्टेटमेंट है एन एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, B एन एक्ट फॉर फॉरेन फंड रेगुलेशन, C ये एक एस्टेरॉइड है, D नन ऑफ दी अबव। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नन ऑफ दी अबव। तो जान लेते हैं थोड़ा सा हेरा क्या है। आप लोगों ने सुना ही होगा डार्ट मिशन के बारे में जो नासा ने चलाया था। तो उसमें क्या था, एक नासा का प्रोग्राम था, उसी में साथ साथ एक क्या था आपका ESA का प्रोग्राम था। तो जो ESA का प्रोग्राम था उसी को हम क्या बोलते हैं, हेरा। European Space Agency has approved the budget of HERA, the European component of the mission, to slam a spacecraft into asteroid। तो इसमें देख लेते हैं आगे क्या है। ये क्या करेगा, एक बाइनरी एस्टेरॉइड सिस्टम के पास जाएगा जिसका नाम है आपका डिडीमॉस। डिडीमॉस याद रख लेना, ये कई जगह मैंने भी पढ़ा है कि बहुत बार पूछा भी जा रहा है कि डिडीमॉस अ पेयर ऑफ नियर अर्थ एस्टेरॉइड। तो इसमें क्या होगा, नासा पहले क्या करेगा, उस जैसे मान के चलिए ये आपके एस्टेरॉइड है, वो इस तरह का पेयर है, नासा उनको इम्पैक्ट करेगा, उनको उन बॉडीज़ पे जाके उनको तबाह करेगा। उसके बाद जो ये हेरा है वहाँ पे जाके पोस्ट इम्पैक्ट सर्वे करेगा उस जगह का। तो आगे चलते हैं, डार्ट मिशन क्या होता है, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट विल टारगेट डिडीमॉस पेयर ऑफ इट्स प्लानिटरी डिफेंस प्रोग्राम। डार्ट विल deliberately crash itself into the moonlet at a speed of approximately 6 km per second using an onboard camera।
यानी कि वो जानबूझ के मूनलाइट पे क्या करेगा, टकराएगा। तो आप लोग ये बताइएगा कि मूनलाइट क्या होता है, और उसमें 2-3 टर्म्स होते हैं, जैसे मूनलाइट हो गया आपका, प्लूनेट हो गया, ऑर्फन मून्स हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें आपको बताना है इन सब जो जो मैंने जगहें लिखी हैं उन सबको आपको साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना है, यानी कि जो सबसे साउथ में होगा उसको सबसे पहले लिखना है, फिर जो ऊपर होगा उसको दूसरी जगह पे, फिर इसी तरीके से आपको लिखते जाना है। तो सबसे पहला जो है आपका मलक्का, यानी कि मलक्का जो आपका स्ट्रेट है उसके बारे में बात हो रही है। दूसरा दर ए सलाम, तीसरा सोक्रोतो, चौथा है आपका रीयूनियन आइलैंड। तो इनमें से ये बताना है आपको कौन सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर और फिर उसके ऊपर आता है। तो आई होप आप सबने कमेंट कर दिया होगा। तो देखते हैं आप सबका आंसर क्या है और आप सबने आंसर सही है या नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 4213, यानी कि सबसे पहले आपका आएगा रीयूनियन आइलैंड, फिर आपका आएगा दर ए सलाम, फिर आएगा आपका मलक्का और फिर आएगा सोक्रोतो। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने, क्योंकि ये एक साथ मैप में नहीं आ रहे थे, तो मैंने 2 अलग अलग मैप यूज़ किए हैं। तो इसमें मैंने आपको रीयूनियन आइलैंड और सोक्रोतो की, इन दोनों को याद रखिएगा कि रीयूनियन आइलैंड यहाँ पे है और सोक्रोतो। फिर आप देखिएगा यहाँ पे दर ए सलाम की और मलक्का की। तो इन दोनों मैप्स को आप दोबारा देख लीजिएगा एक एक बार, अगर आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो ये देख लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम से रिलेटेड है। पहली आपकी है पीएम किसान सम्मान निधि, यानी कि पीएम किसान योजना। दूसरी है आपकी कालिया स्कीम। तो इसके बारे में स्टेटमेंट है, द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मर्ज इट्स फ्लैगशिप स्कीम कालिया विद द सेंटर्स प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। क्या ऐसा है कि तेलंगाना ने उनकी जो स्कीम है कालिया स्कीम, उसको पीएम किसान स्कीम के साथ मर्ज करने का फैसला ले लिया। दूसरा, बोथ स्कीम्स कवर स्मॉल फार्मर कल्टीवेटर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, यानी कि दोनों की दोनों स्कीम में आपका स्मॉल फार्मर्स आएंगे, कल्टीवेटर्स आएंगे, साथ ही साथ आपका लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स। तो इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका नन ऑफ द अबव। तो इसमें देखते हैं दिक्कत की जगह आ रही थी इस क्वेश्चन में। पहली बात तो इस क्वेश्चन में जो आप गवर्नमेंट का नाम लें वो तेलंगाना गवर्नमेंट नहीं है, वो है उड़ीसा गवर्नमेंट, यानी कि जो कालिया स्कीम है वो आपकी उड़ीसा गवर्नमेंट से रिलेटेड है। दूसरी चीज़, इसमें क्या होता है, स्मॉल फार्मर बिल्कुल आते हैं, कल्टीवेटर बिल्कुल आते हैं, लेकिन जो आखिरी चीज़ है लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, पीएम किसान में अभी तक इनको इंक्लूड नहीं किया गया है, जबकि आपकी कालिया स्कीम में लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर आते हैं। तो इनके बारे में थोड़े से एडिशनल पॉइंट जान लेते हैं। आपका कालिया स्कीम का पूरा नाम है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑग्यूमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व पेमेंट टू एनकरेज कल्टीवेशन और एसोसिएट एक्टिविटीज, प्राइमरी टारगेट आर स्मॉल फार्मर कल्टीवेटर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स। दूसरा इसमें क्या दिया जाएगा, ऑल फार्मर विल प्रोवाइड 10,000 पर फैमिली असिस्टेंस फॉर कल्टीवेशन, ईच फैमिली विल गेट 5,000 सेपरेटली इन द खारीफ एंड द राबी सीजन, यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट में दी जाएंगी। दूसरा, इसमें एक चीज़ आपको एडिशनली बता देता हूँ, इसमें आपका एक इंश्योरेंस के बारे में भी इसमें कहा गया था, तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि किस बात की वो लोग जिक्र कर रहे थे। तो आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी से रिलेटेड, यानी कि जो बायोफ्यूल के लिए जो पॉलिसी बनाई गई थी। तो पहले स्टेटमेंट है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट एनविसेजेस एंड indicative target of 5% blending of ethanol in petrol and 20% blending of biodiesel in diesel by 2030, यानी कि 5% आप इथेनॉल को ब्लेंड करेंगे पेट्रोल में। दूसरा, 20% ब्लेंडिंग होगी आपकी बायोडीजल की इसमें डीजल में बाय 2030 तक। सेकेंड, इसमें जो स्टेटमेंट है कि जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है उनको हम कन्वेंशनल बायोफ्यूल कहते हैं, और जो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल है वो कहाँ से आते हैं, आपके एल्गी से आते हैं। तो इसमें आपको दोनों स्टेटमेंट, वैसे तो 3 हो गई है अगर आप मिला के चलें, बट सेकंड और थर्ड मतलब एक ही स्टेटमेंट में है। तो आपका आंसर देखेंगे क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका नन ऑफ द अबव। अब इसमें दिक्कत किस किस जगह पे है तो वो देख लेते हैं।
पहला इसमें जो दिक्कत है कि 20% ब्लेंडिंग आपकी इथेनॉल की हो रही है पेट्रोल में, ना कि डीजल की हो रही है बायोडीजल में। दूसरा इसमें 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन द डीजल बाय 2030, यानी कि 5% आपका बायोडीजल मिलाया जाएगा डीजल में। आगे चलते हैं, तो जो पहली जनरेशन की जो बायोफ्यूल होते हैं उन्हें वो कहाँ कहाँ से आते हैं, आपके फूड सोर्सेज से, जैसे कि स्टार्च हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया। दूसरा सेकंड जनरेशन जो होते हैं वो होते हैं एडवांस बायोफ्यूल फ्रॉम नॉन फूड क्रॉस फ्रॉम इथेनॉल हम बनाते हैं, जैसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तीसरी जनरेशन के जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, एग्जाम्पल जैसे कि ब्यूटानॉल बनाया जाता है। तो इसको अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक याद करनी है तो पहले रखिएगा कि फूड से, फिर नॉन फूड से, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। इसमें एक फोर्थ जनरेशन और आती है, लेकिन फोर्थ जनरेशन इतनी ज़्यादा अभी इवॉल्व नहीं हुई, तो लेकिन आप लोग उसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि अगर आपसे पूछ ले जाए कभी प्रीलिम्स वगैरह या कहीं पर भी, तो आप उनके बारे में आपको पूरा नॉलेज हो। तो आगे चलते हैं, तो इनके बारे में आप लोग आराम से पढ़ लेना। इसमें पूरा क्लासिफिकेशन दिया गया है, किस तरीके से क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं बायोफ्यूल में, तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। जो आपका 10th क्वेश्चन है वो है आपका ऑक्सबो लेक फॉर्मेशन, यानी कि एक ऑक्सबो की तरह आपकी लेक्स बनती है, वो किस वजह से बनती हैं और या फिर कहाँ पे बनती हैं। तो पहला ऑक्सबो लेक फॉर्मेशन कहाँ होती है, आपके ग्लेशियर में होती है। दूसरा, क्या वो अपर रिवर कोर्स में होती है, यानी कि जब नदी ऊपर पहाड़ों से, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपली बताऊं, यानी कि यंग रिवर, यानी कि जो बिल्कुल नेसेंट रिवर होती है उस जगह पे ऑक्सबो फॉर्मेशन होती है। दूसरा, कैरास्ट टोपोग्राफी में बनती है। तीसरा, लोअर रिवर टोपोग्राफी, यानी कि मैच्योर रिवर अगर मैं आपको बताऊं, तो इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका लोअर रिवर टोपोग्राफी, यानी कि जब आपकी नदी ऊपर यानी कि पहाड़ों से निकल के बीच नीचे प्लेन्स में आ जाती है, तो तब ये आपकी ऑक्सबो बनाती है। तो इसमें थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जब आपकी नदी पहाड़ों से निकल के इस तरीके से आती है तो वो इस तरीके के मियंडर्स बनाती है, आप लोगों ने देखा होगा मियंडर्स। तो होता क्या है, जब ये इस तरीके से बनाती है तो कई बार ये नदी यहाँ से कट जाती है और इस तरीके से वो नदी अपना कोर्स चेंज करके ऐसे हो जाती है। तो ये नदी का जो पुराना कोर्स था वो तो इसी तरीके से रह जाता है। तो ये जो लेक बनती है इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो, और क्योंकि इसका बिल्कुल इसी तरीके से लगता है शेप एक ऑक्स के बो की तरह, ये देखिए इस तरीके का शेप होता है। मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से नदी पहले ये इस तरीके से जा रही थी, पर ये अब ये क्या हुआ, इसने अपना कोर्स चेंज करके ये इस तरीके से होगी, तो लेक जो बन गई वो ये है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना। ऑक्सबो इज अ यू शेप्ड लेक दैट फॉर्म्स व्हेन अ वाइड meander ऑफ रिवर कट ऑफ क्रिएटिंग अ फ्री स्टैंडिंग बॉडी ऑफ वाटर। इसको हम ऑक्सबो क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका कर्व शेप होता है जो कि एक ऑक्स के बो से बिल्कुल रिजेंबल करता है। इन ऑक्सबो in Australia, an oxbow lake is called Billabong. In South Texas, oxbow left by the Rio Grande called Ricas. तो ये आपने देख ही लिया। इट हैपन इन द लोअर व्हेन, जब आपकी जो रिवर होती है वो आपके लोअर टोपोग्राफी में आ जाती है, यानी कि ऊपर पहाड़ों से नीचे की तरफ आ जाती है और मियंडर्स बनाती है। वेयर इट मूव वेरी स्लोली, ये ध्यान रखिएगा, वेयर इट मूव्स वेरी स्लोली बिकॉज ऑफ वेरी लो ग्रेडियंट। तो आगे चलते हैं। आज का जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका ताज ट्रेपेजियन जोन वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1996 थ्रू एन ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना था। दूसरा, इट कंप्राइजेस 40 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अलॉन्ग विद 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट सच एज ताजमहल एंड फतेहपुर सिकरी। क्या इसमें 40 मॉन्यूमेंट्स आते हैं और 2 ऐसी साइट्स आती हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जिनको टैग मिल चुका है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ओनली 1। तो इसमें देखते हैं किस जगह पे दिक्कत है। पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि आपका जो ये है 1996 के एक्ट से ही बना है। दूसरा बिल्कुल सही है, पहला पार्ट की 40 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। जो इसमें आखिरी पोर्शन था बस वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी होगी, यहाँ पे 2 नहीं 3 मॉन्यूमेंट, 3 ऐसी साइट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आती हैं। पहली तो है ताजमहल, दूसरी है फतेहपुर सिकरी, और जो तीसरी जो इसमें लिखना भूल गए हैं वो है आपकी आगरा फोर्ट। तो मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ किस तरीके का है। ये इस तरीके का एक ट्रेपेजियम है, बिल्कुल ट्रेपेजियम के शेप का ही है। तो इसमें देखिएगा पहले ये है आपका ताजमहल, यह है आपका आगरा फोर्ट, और तीसरा जो है आपका फतेहपुर सिकरी। तो ये
पूरा का पूरा इस तरीके से फैला हुआ है। ये राजस्थान में भी है, ये आपका मध्य प्रदेश का भी थोड़ा सा सेक्शन आता है, और आई थिंक आपका शायद बिहार शायद आता है। मैं कंफर्म नहीं, उस बारे में थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, बट इन दो के बारे में मैं कंफर्म हूँ। तो आगे चलते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। जो भी है फैक्चुअल पॉइंट्स है, बिल्कुल लिखे हैं, आपको इसी तरीके से याद कर लेने हैं। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाइट आइलैंड वॉल्केनो इज लोकेटेड इन, व्हाइट आइलैंड वॉल्केनो किस जगह पे प्रेजेंट है या किस जगह पे पाया जाता है? तो पहला है आपका इंडियन ओशन, दूसरा है आपका पैसिफिक ओशन, तीसरा है आपका अटलांटिक ओशन, चौथा है आपका मेडिटेरेनियन सी। तो इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो है आपका पैसिफिक ओशन। तो पहले देख लेते हैं वाइट वॉल्केनो है किस जगह पे। तो सीधा आपको मैप में लिख लेता हूँ। ये आपने देखा होगा, ये है आपका न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के ऊपर आपका एक छोटा सा आइलैंड है, उसको हम बोलते हैं वाइट वॉल्केनो। और ये क्यों फेमस हुआ था, ये अभी रिसेंटली इसमें शायद कुछ इरप्शन हुआ था, इस वजह से ये न्यूज़ में आया था। तो वाइट वॉल्केनो ऑल्सो कॉल्ड वाकारी, इस तरीके के जहाँ जो नाम होते हैं ना, जैसे कि ये जो सेकंड नेम्स होते हैं इनको भी थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार पेपर में उसके ओरिजिनल नाम से नहीं सेकंड नेम से पूछ लिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका जो सेकंड नेम है वो होता है वाकारी। इन न्यूजीलैंड हैज़ रिसेंटली इरप्टेड। इट इज़ अ कंट्रीज मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो सिचुएटेड इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इन द बे ऑफ प्लेंटी। It has built by the continuous volcanic activity. It is privately owned and tourist destination. ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। It is privately owned island and tourist destination. The large eruption resulted in at least 5 fatalities. जो इस बार हुआ था, तो आपको पता ही है जो न्यूजीलैंड है वो आपका पूरा पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जो आपका वाइट आइलैंड है वो आपका पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC। इसके बारे में इसमें आपसे पूछा गया है इनमें से कौन कौन से GCC के मेंबर नहीं है, नॉट द मेंबर ऑफ GCC। तो पहला है आपका ईरान, सेकंड इज आपका कतर, थर्ड इज सऊदी अरेबिया, फोर्थ यमन, फिफ्थ इज ओमान। तो इनमें से कौन कौन से आपके गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर नहीं है? तो देखते हैं इसका आंसर है क्या। इसका जो आंसर है आपका वो है आपका 1 और 4। तो इसमें देखते हैं इसका, तो ये देखिए इसका इसमें कौन कौन से मेंबर हैं। इसमें जो मेंबर है वो आपके बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब अमीराट्स। इसका जो हेडक्वार्टर है आपका रियाद में है, सऊदी अरेबिया में। तो इसमें कुछ ये मेंबर्स है, इनका थोड़ा सा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा, इस बार जो इनकी सबमिट हुई थी इसमें इन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया है कि हम जो बाकी है जैसे ईरान है इनको भी अपने ग्रुप में लाएं, इस बारे में इनकी चर्चा हुई थी। और बाकी जो और मेंबर्स के लिए इनकी जो मेंबरशिप है खोलने के लिए इनके धीरे धीरे रिसेंटली आपकी डिस्कशन चलते रहते हैं, जैसे कि जॉर्डन और मोरक्को और येमेन को मेंबरशिप देने के लिए। तो आगे चलते हैं। जो 14th क्वेश्चन है आपका वो है आपका राइसैट 2BR इज अ radar imaging earth observation satellite weighing about 628 kg. Satellite were launched under the commercial engagement with अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, द ओनली कमर्शियल आर्म ऑफ द इसरो। यानी कि सैटेलाइट जो भी है राइसैट BR के साथ सैटेलाइट या राइसैट BR जो सैटेलाइट लॉन्च हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? जो कमर्शियल आर्म है, ओनली कमर्शियल आर्म इसरो, इसके द्वारा लॉन्च की गई थी। तो देखते हैं इसका आंसर है क्या। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ओनली 1, यानी कि इसका सेकंड स्टेटमेंट है गलत। सेकंड स्टेटमेंट में गलत क्या है? अंतरिक्ष आपका पहले थी, कुछ टाइम पहले तक ये ओनली थी, लेकिन अब आपकी एक और बन गई है NSIL। जब से NSIL बनी है तो इसरो के पास क्या हो गई है? 2 कमर्शियल आर्म्स हो गई है। तो जो आपका PSLV C48 था, इसने 50th फ्लाइट भरी थी, जिसमें कि हमारा राइसैट 2BR1 जो सैटेलाइट है उसको भेजा गया था। राइसैट 2BR क्या है? एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो अर्थ को ऑब्जर्व करेगी। ये क्या करेगी? आपकी कई सारी सर्विसेज जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। इसमें क्या है, इसके साथ साथ आपकी 9 कमर्शियल सैटेलाइट को भी भेजा गया था जो कि डिफरेंट कंट्रीज से थी।
तो दी सैटेलाइट आर लॉन्च अंडर द कमर्शियल एंगेजमेंट विद NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि नया कमर्शियल आर्म है आपका इसरो का। तो थोड़ा सा PSLV के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो ऑफलाइन क्लासेस में हम ये साइंस एंड टेक के लेक्चर्स में ये पूरा कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो लोग नए हैं या जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा था उन लोगों के थोड़ा जानकारी के लिए, जो आपका PSLV वो है आपका 3rd जनरेशन का व्हीकल है। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ये कहाँ यूज़ हुआ है, चंद्रयान 1 2008 में, जो आपका मॉम मिशन था यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में। और 3 तरह के PSLV होते हैं, इतना ज़्यादा क्लासिफिकेशन याद मत कीजिएगा। हाँ, कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये 4 स्टेज का ऑपरेशन होता है, इसमें किस किस तरीके से कौन कौन सा फ्यूल होता है, तो ये याद कर लीजिएगा। स्टेज फर्स्ट में आपका होता है सॉलिड रॉकेट मोटर, सेकंड में आपका होता है लिक्विड रॉकेट इंजन, थर्ड में जो आपका होता है फिर से सॉलिड आता है, और फोर्थ में आपका होता है टू अर्थ स्टोरेबल लिक्विड इंजन। यानी कि अगर आपको नाम से याद करना है या कुछ ट्रिक बनानी है तो SLSL इस तरीके से ट्रिक बना लीजिएगा, यानी कि PSLV के लिए SLSL, क्या पता प्रीलिम्स में पूछ ले। तो ये NSIL के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने आप। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका 7th इकोनॉमिक सेंसस के बारे में। 7th इकोनॉमिक सेंसस वर लॉन्च बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। जो 7th सेंसस है वो रजिस्ट्रार जनरल लॉन्च करते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। सेकंड जो है, इट कवर ऑल हाउस होल्ड एस्टेब्लिशमेंट एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन। यानी कि इसमें वो सारे हाउस होल्ड आते हैं जो कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर है क्या। तो जो इसका आंसर है वो है आपका नन ऑफ दी अबव, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो पहले स्टेटमेंट में प्रॉब्लम की जगह पर जो 7th इकोनॉमिक सेंसस है वो लॉन्च किया जाता है MOSPI के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा, इट इज़ कम्प्लीटेड बाय मार्च 2020, ये कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। और जो इकोनॉमिक सेंसस है वो 1977 में स्टार्ट हुआ था, पहला इकोनॉमिक सेंसस विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूटीज़ और स्टेट्स का। और जो ये कुछ ईयर्स है कब कब आपका इकोनॉमिक सेंसस किया गया है, तो इसको याद रख लीजिएगा कि ये कौन सा इकोनॉमिक सेंसस है। तो पहला हुआ था 1980, फिर 1990, 1998, 2005, और आखिरी जो हुआ था वो आपका 2013, और उसके बाद हुआ था अब। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में है। तो यहीं पे आपका आज का लेक्चर ख़त्म होता है। ये जो लास्ट स्लाइड है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और प्लीज़ जो मैंने आपको बताए हैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताए हैं, बीच बीच में जो मैंने कॉर्पोरेशंस का नाम लिखा है उनको ज़रूर सर्च मारिएगा, क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या पता आपके प्रीलिम्स में पूछ ले, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कभी मेंस में यूज़ करना पड़ जाए, तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। थैंक यू एंड दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। सो आई होप यू विल ऑल लाइक इट।